मैंने कहा ना, मैं ये शादी नहीं कर सकता। साथ सलमान गुस्से में फनकार उठा था, लेकिन सामने बैठी नुसरत बेगम बिल्कुल मुतमिन थी। इन्हें साथ के गुस्से बड़े अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें आजादी दे रही हूँ कि अपनी पसंद का इजहार करो? जो मैंने कह दिया है वही होगा। अगर तुम इंग्लैंड से पढ़ लिख के आ गए हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूसरों को हकारत की नजर से देखो। और क्या कमी है हाला में? खूबसूरत है, जवान है, मर्द को बस इन्हें दो खूबियों से गर्ज होनी चाहिए। नुसरत बेगम हाथ में मौजूद हीरे की अंगूठी घुमाते हुए बड़े सुकून से कह रही थी, जबकि साद का दिल चाहा कि वो सामने खड़े गुलदान से अपना सर टकरा दे। अम्मा जान, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं 30 का हूँ, जबकि वो सिर्फ 16 साल की है। मैंने इसे आज से कई साल पहले देखा था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब वो दिखती कैसी है। हालू को कैंसर है, इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं। गुर्बत ने इनके घर में डेरे डाल रखे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बलि का बकरा बन जाऊं। आप चाहते हैं तो मैं इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन ये शादी मुझसे नहीं होगा। साथ की आवाज में कतियत उभर आई थी। नुसरत बेगम की मुस्कुराहटें गायब हुई और माथे पर बल पड़ गए। वो एक झटके से अपनी कुर्सी से उठी। 2 रोज बाद शाम को तुम्हारा हाला के साथ निकाह है। मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। और अगर तुमने मेरी बहन की बेटी से शादी से इनकार किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। नुसरत बेगम इसकी आंखों में आंखें डालकर घर आई थी और अपना हुक्म देकर बाहर चली गई। साद एक लम्हे के लिए तो साकत रह गया, और फिर जब इसे अंदाजा हुआ कि अम्मा जान क्या कह गई हैं, तो इसने एक जोरदार ठोकर जमीन पर पड़े हुए ग्लास को दे मारी। इसका मूड सख्त खराब हो चुका था। 1 महीना पहले ही तो वो इंग्लैंड से वापस आया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद फौरन ही वापस आकर इसने बाप का कारोबार संभाल लिया था। वो तो अपनी जिंदगी के लिए हजारों ख्वाब सजाकर आया था, पुरजोश वजी और जिंदगी से भरपूर, ये तमाम अल्फाज से जो साद सलमान की शख्सियत पर पूरा उतरते थे। लेकिन एक हफ्ते पहले ही नुसरत बेगम को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने बैठे बैठे साद की शादी का जिक्र छेड़ दिया था। वो खाने की टेबल पर ही बैठे थे जब अम्मा ने साद के सामने खाना रखते हुए इत्मीनान से कहा, भाई तुमने अगर कोई शॉपिंग करनी हो तो कर लो, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा निकाह है मेरी बहन की बेटी हाला के साथ। साद जो अपनी प्लेट फुल कर चुका था, नुसरत बेगम की आवाज पर यकदम ठहर सा गया। एक्सक्यूज मी, अम्मा जान आप मजाक कर रही हैं क्या? इसने पूछा, लेकिन नुसरत बेगम अपने असली पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा दी। मैंने पहले कभी तुमसे मजाक किया है क्या? इनकी आवाज में ठंडक थी। साद सलमान चुप सा रह गया। मेरी बहन बहुत ज्यादा बीमार है, कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। अपनी जवान बेटी की वजह से वो बहुत परेशान रहती है। हाला सुगर और खूबसूरत है, अगरचे वो लोग हमारे स्टेटस के नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ वो खुश रहेगी। मैं अपनी बहन को जुबान दे आई हूँ, बस इसी हफ्ते सादगी से निकाह कर लेते हैं। वलीमा की तकरीब अगले दिन शानदार कर लेंगे। इत्मीनान से कहते ही उन्होंने सारा प्लान तरतीब दे दिया था। साद तो गुस्से से भड़क ही उठा था। आप ऐसा किस तरह कर सकती हैं? ये मेरी जिंदगी है, मेरी शादी है। मैंने जिस लड़की को देखा तक नहीं, आप मुझे इसके साथ शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकती। इसके गुस्से के बावजूद नुसरत बेगम इत्मीनान से बैठी खाना खाती रही। सुलेमान साहब भी खामोश बैठे थे। सारी जिंदगी वो नुसरत बेगम के सामने कुछ ना बोले थे, अब भी खामोश ही रहे। साद ने एक मलामती निगाह इन पर डाली और एक झटके से खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। इसे पता था नुसरत बेगम किसी की भी जिंदगी का फैसला बड़ी आसानी से कर सकती हैं। वो किस स्कूल में पढ़ेगा, किस कॉलेज जाएगा, किस मुल्क में जाकर पढ़ेगा, ये सारे फैसले नुसरत बेगम ने खुद ही किए थे। तो फिर साद ने ये कैसे सोच लिया कि शादी जैसा अहम फैसला वो इसकी मर्जी से करने देंगी? साद के जहन पर जोनी का अक्स लहराया। इसने जोर से अपना सर झटका। वो हमेशा जोनी को अपनी बीवी के रूप में देखता था, वो जो इसके ऑफिस में काम करती थी। शानदार शख्सियत की मालिक, हर वक्त मुस्कुराती हुई, फैशनेबल लिबास पहने। साद को इसे देखकर हमेशा ही अच्छा लगा करता था। हालांकि इन दोनों की आपस में अब तक कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन साद का इरादा था कि अगर कभी इसे शादी के लिए किसी लड़की का इंतखाब करना पड़ा तो वो यकीनन जोनी ही होगी। और अब ये मिडिल क्लास हाला। साद ने गुस्से से अपना सर झटका। 2 रोज साद सलमान ने हर तरह कोशिश कर ली थी कि वो नुसरत बेगम को इनके इरादों से बाज रख सके, लेकिन वो नाकाम रहा। आखिरी हद के तौर पर इसके घर छोड़ जाने की धमकी भी दे दी थी, जिस पर नुसरत बेगम ने जायदाद के कागजात इसके सामने रखते हुए बोला, वो इनसे दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए दस्तखत करे और जहां मर्जी जाना चाहे चला जाए, और अगर इन्हें नहीं जाना तो हाला से शादी करने के लिए तैयार रहे। साद सलमान लब बेंचे अपनी सुतेली माँ को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। अपनी माँ के चेहरे का अक्स कुछ हद तक इससे याद था, मगर वो यादें भी अब मिट चुकी थी। और माँ जो सामने बैठी थी, इसने सारी जिंदगी मोहब्बत से ऊपर हिसाब किताब को रखा था। अगर बाप कुछ कहता तो शायद वो अपनी जंग लड़ सकता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो एक औरत के आगे हार मान रहा था। ठीक है, करवा लें आप मेरी शादी, लेकिन शादी के बाद अगर मैंने आप लोगों को नाको चने ना चबवाए तो मेरा नाम भी साद सलमान। दिल ही दिल में सोचते हुए इसने शादी के लिए हामी भर ली। नुसरत बेगम भरपूर अंदाज में मुस्कुराई और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। निकाह के दिन इसने अपनी शानदार शेरवानी को रिजेक्ट कर दिया था।
सर में पहनने वाला कुल्ला इसने उठाकर दूर फेंक दिया। जिन कपड़ों में मलबूस था, इन्हीं कपड़ों में हाथ मुंह धोकर वो तैयार हो गया। मैं ऐसे ही जाऊंगा, इसने ऐलान किया। मगर फारस, जो इसका बचपन का दोस्त था और इसके इंग्लैंड जाने के बाद भी इसके साथ राब्ते में रहता था, हैरान नजरों से इसे देखने लगा। ये क्या कह रहा है यार? माना कि ये सूट तुझ पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इन्हीं कपड़ों में अपनी शादी भी कर लेगा। सैकड़ों अफराद आए होंगे वहां। फारस की बात पर साद अपने सर को झटक दिया। कैसी शादी और कौन सी शादी? मैंने अभी तक इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी जिससे मेरा निकाह होने वाला है, इसलिए मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। इसके अंदाज में सख्ती थी। फारस बस इसे देखकर ही रह गया। वो इन्हीं कपड़ों में शादी हाल तक गया था और ये बात कि इसकी वजीह शख्सियत में इसके लिबास के सारे ऐब छुपा लिए थे। जिस खामोशी से वो शादी में पहुंचा था, इसी खामोशी से इसने निकाह नामे पर दस्तखत भी कर दिए थे। लड़की का निकाह भी हो चुका था। थोड़ी देर के बाद वो सहेलियों के हुजूम में सामने से आती दिखाई दी। वो फारस के हमरा सोफे पर बैठा था। उठकर खड़ा हो जा भाई, तेरी दुल्हन आ रही है, फारस ने कहा तो वो ना चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ। नुसरत बेगम और सलमान साहब भी इसके पास नजर आ रहे थे। लड़की दराज का थी, चेहरे पर तो इसने घूंघट गिरा रखा था। सहज सहज कर कदम उठाती वो चली आ रही थी, लेकिन स्टेज से चंद कदम की दूरी पर ही बुरी तरह से लड़खड़ाई। इसने लहंगे के नीचे हाई हील्स पहनी हुई थी। शायद वो इस लम्हे अपना तवाज़न बरकरार ना रख पाई और अगले ही लम्हे फिसल कर जमीन पर जा गिरी थी। इसकी सहेलियां, जो इसकी उम्र की ही थी और शायद इसी के जैसी थी, सब के सब खिलखिलाकर हंसने लगे। पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए वो सब दोहरी हो रही थी, जबकि जमीन पर पड़ी दुल्हन की ऊंची ऊंची हंसने की आवाजें भी सबको सुनाई दे रही थी। सभी के हाथ एक दिलचस्प मशगला आ गया था, जबकि सामने बैठा साथ शर्म से पानी पानी हो रहा था। इसे अपना सारा स्टैंडर्ड, सारी क्लास सब हाथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। सामने जमीन पर पड़ी अपनी शादी के दिन गिर जाने वाली लड़की जिस तरह खिलखिलाकर हंस रही थी, इसे इसकी जहनी सतह का अंदाजा हो गया था। नुसरत बेगम ने लड़कियों को इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर हाला को सहारा देकर उठा लिया। सही तरीके से चलती हुई स्टेज तक आई। साथ ने अपना हाथ आगे ना बढ़ाया, वो खुद ही बराबर में आकर बैठ गई। साथ को तो अपना आप किसी मुर्दे की तरह लग रहा था। शादी की रस्में होने लगी और रस्मों के बाद हाला रुखसत होकर साथ के साथ आ गई। रुखसती के वक्त भी वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी। सब इसे तसल्ली दे रहे थे, मगर साथ का दिल इंतहाई बुरा हो रहा था। कैसी बचकाना हरकतें हैं इसकी, इसने दिल ही दिल में सोचा। और अब रात के 2 बजे थे। वो भी घर के पिछले लान में बैठा मुसलसल सिगरेट फूंक रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो साथ? कमरे में जाओ, हाला तुम्हारा इंतजार कर रही है। रात के 2 बज चुके हैं, तुम अभी तक कमरे में क्यों नहीं गए? नुसरत बेगम की आवाज पर साथ ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। आपसे मैंने कहा तो था, शादी कर रहा हूँ। शादी के बाद जो भी करूंगा, इससे आप लोगों का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। बचपना देखा है आपने इस लड़की का? आपको लगता है कि ये मेरे साथ चल सकती है? साथ यकदम बफर गया था, जबकि नुसरत बेगम इससे तमकनत के साथ इसके साथ खड़ी थी। इसके साथ कोई भी ज्यादती करने से पहले ये बात कान खोल कर सुन लो साथ सलमान, कि वो मेरी बहन की बेटी है। अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत हरकत की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं। वो यकदम आगे बढ़ी थी और साथ की आंखों में आंखें डालकर बोली, और एक लम्हे तक के लिए सातो चुप हो गया। इसे अपना बचपन याद आया, जब वो मामूली सी बात पर इसे सजा देकर घंटों के लिए बाथरूम में बंद कर देती थी, जहां वो अंधेरे और खौफ से रोते रोते बेहोश होने लगता। खाने की मेज पर खाना इसके आगे से उठा लिया करती थी। तरबियत के नाम पर वो इतनी सख्ती करती थी कि साथ का बचपन मस्सा होता चला गया। वो इस वक्त नुसरत बेगम के सामने बोल सकता था, लेकिन न जाने क्यों वो खामोश हो गया। सिगरेट को जूते तले मसल कर वो बेदारी से उठ खड़ा हुआ। इसका रुख अपने कमरे की जानिब था। नुसरत बेगम के लबों पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर आया। इरादा तो यही था कि जाते ही इसे चुटिया से पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल देगा, लेकिन कमरे के बीच में ही वो ठटक कर रुक गया। गुलाब की पत्तियों की मस्कूल कुन महक ने कमरे को बोझल कर रखा था। सजी सवरी मसहरी के दरमियान सफेद बेदाग बेडशीट के ऊपर वो अपना सुर्ख लहंगा फैलाई बैठी थी, मगर इस तरह के इसकी पुश्त साथ सलमान की जानिब थी। मुसलसल मुंह चलने की आवाज के साथ को अंदाजा हुआ कि वो कुछ खा रही है। साथ को थोड़ी सी हैरानी हुई कि शादी की पहली रात कोई भी दुल्हन नर्वस होती है, जोर जबरदस्ती करने पर भी कुछ खाने पीने को तैयार नहीं होती। लेकिन हाला न सिर्फ बड़े आराम से बैठी थी, बल्कि फ्रूट की बास्केट सामने धरे बड़े मजे से काट काट कर फल खा रही थी। एक दफा फिर उसे अपनी दुल्हन अपने म्यार पर पूरा ना उतरते देखकर शदीद बुरी लगी थी। देखो, वो कहता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन इसी पल इसने चौंक कर मुड़ कर देखा। साथ सलेमान जहां था वहीं खड़ा रह गया। माथे पर झूलता छोटा सा टीका, कानों के अवेजे और नाजुक से गुलोबंद के साथ इसका सुर्ख अरूसी लिबास इसे एक और ही रूप दे रहा था। वो हुस्न में यकता थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, जिन पर तनी पलकों की झालर
इसे दूर से भी असली लग रही थी। इसे ढूंढने में भी इसके हुस्न में कोई ऐब नजर नहीं आया। इसके चेहरे पर हैरानी फैली हुई थी। शायद साद सलेमान को इस तरह अंदर आता देखकर वो थोड़ी सी शर्मिंदा भी हो गई थी। हाथ में पकड़ा हुआ सेब का टुकड़ा वापस ट्रे में रखते हुए इसने पहले साद को देखा, फिर कुछ समझ ना आते हुए इसने सेब का टुकड़ा वापस उठाकर मासूमियत से साद की जानिब बढ़ा दिया। ये ले, आप भी खा ले। मैंने तो हाल में भी ठीक तरह से खाना नहीं खाया था। अभी बहुत भूख लग रही थी और आप भी नहीं आ रहे थे, तो सोचा कुछ खा लेती हूँ। हाथ आगे बढ़ाए वो इंतहाई मासूमियत से कह रही थी। साद सलमान को एक झटका सा लगा। कम से कम इसकी आवाज में वो जहालत नहीं थी जिसकी वो तवक्का कर रहा था। इसके बोलने में शाइस्तगी थी। पहनने ओढ़ने का सलीका बता रहा था कि वो इतनी भी गई गुजरी नहीं जितना इसने समझ रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाता, इसके जहन में इसकी अमेरिका की नेशनैलिटी, इसकी डिग्री और इसके दोस्तों के जुमले गूंज गए कि जब वो बात करे तो पूरा शहर उसकी बात सुने, क्योंकि वो साद सलमान की बीवी होगी, वो किसी आम इंसान की तो नहीं। दोस्त इसे कहते तो वो फहरिया अंदाज से मुस्कुरा देता, लेकिन अपने सामने खड़ी मुश्किल 16 साल लड़की से वो क्या तवक्का रखता, जो स्टेज पर चढ़ते हुए अपनी हील से उलझ कर गिर गई थी। साद का दिल बुरा होने लगा। इसने सख्ती से सर झटका। खुद ही खाओ तुम, मुझे नहीं खाना। सख्ती से इसे जवाब देते हुए वो खुद वाशरूम में जा घुसा था, जबकि हाला इसके रवैये को समझने की कोशिश करते हुए कंधे झटक कर दोबारा से खाने में मशगूल हो गई थी। जब तक वो नहा धोकर वाशरूम से बाहर निकला, हाला ने फ्रूट समेट कर साइड टेबल पर रख दिया था और अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। साद ने एक निगाह गलत इस पर डाली। बिला शोबा वो बेहद हसीन थी, लेकिन इसकी बचकाना हरकतें साद को बदजन कर रही थी। और दूसरा, जबरदस्ती की ये शादी साद सलमान किसी तौर पर अपना दिल इसके हक में साफ नहीं कर पा रहा था। वो खामोशी से कंबल ओढ़ कर लेट गया। आते हुए लाइट ऑफ कर देना, मुझे रोशनी में सोने की आदत नहीं, साद ने सख्ती से कहा। इस पर हाला को थोड़ी हैरत हुई। वो इसका दुल्हा था और शादी की पहली रात इतनी सख्ती से इससे बात कर रहा था, साथ ही सोने के लिए भी तैयार था। ज्वेलरी उतारते इसके हाथ ठटक से गए। थोड़ी देर पहले की बेनियाजी जो इस पर तारी थी अब परेशानी में बदल गई। लेकिन साद सलमान का रवैया इतना खुश्क था कि वो कोई सवाल भी नहीं कर पाई। खामोशी से लाइट ऑफ करके वो लिबास उठाकर वॉशरूम में चली गई। कपड़े तब्दील करके वो बाहर निकली तो साद सलमान सो चुका था, क्योंकि कमरे में गहरी खामोशी थी। जीरो पावर की नीलेगोर रोशनी ने कमरे में ख्वाबनाक सा उजाला कर रखा था। धीरे धीरे चलती हुई वो बेड के किनारे आ खड़ी हुई थी। एक झिझक सी आ रही थी, एक ऐसे शख्स के पहलू में सोते हुए जिसने ठीक तरह से इससे बात भी नहीं की थी। दिल पहले ही जख्मों से चूर था। अगर अम्मा को पता चला कि यहाँ ये सब हुआ है तो न जाने इनका क्या हाल होगा। हालांकि दिमाग में एक सोच लहराई थी। माँ की आंसू भरी आंखें सामने आई तो एक तल हंसी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई। तेरी हाला के मुझ पर बहुत एहसानात है। हाला तू इन्हें शिकायत का कोई मौका ना देना। याद रखना वो जान भी मांगे तो हम दोनों को निकाल कर देनी पड़ेगी, क्योंकि जीते जी मैं इनके एहसानात का बदला तो चुका नहीं सकती जो कुछ इसने हमारे लिए किया है। तू सुन रही है ना, वो दुल्हन बनी सकते में बैठी थी जब इसकी माँ ने इसे हिलाकर कहा था। बेड के पास खड़ी हाला यकदम चौंक सी गई। बेख्तियार ही सर हाँ में हिल गया। हाँ माँ, चाहिए जो कुछ भी हो, मैं हाला को कभी इनकार नहीं करूंगी। लफ्ज बे आवाज इसके लबों से अदा हुए और वो साद सलमान के साथ सिमट कर लेट गई। कंबल अपने ऊपर ओढ़ते हुए सोने की कोशिश करने लगी, मगर जहन था कि माजी के दरीचे खंगालने जा रहा था। वो 5 साल की थी जब इसके बाप का इंतकाल हुआ था। जिंदगी आसान तो पहले भी ना थी। बाप की मजदूरी से बमुश्किल इनका गुजारा होता था, लेकिन अब किराए के घर में मुसीबतें मुंह फाड़े इनका रास्ता देख रही थी। बाप के जनाजे की पायनी से वो खामोशी से लगी हुई सिसकियां बढ़ रही थी, जबकि इसकी मां नुदरत बेगम सीने को पीटते हुए मुसलसल रो रही थी। इन्हें अंदाजा था ससुराल वालों की जानिब से तो पहले ही कभी कोई सपोर्ट ना की गई और मैके में सिवाय एक बहन के और कोई ना था। बहन भी जो अमीर कबीर घराने में ब्याह कर गई थी, तो इसने कभी पलट कर नुदरत बेगम की शक्ल भी ना देखी थी। जनाजा उठाया जा चुका था। जब छोटे से जहन में चंद अफराद रह गए थे, अचानक ही दरवाजे के बाहर एक शोर सा सुनाई दिया। सभी बच्चे घर से दौड़कर बाहर चले गए थे। हाला भी इन्हीं बच्चों के साथ ही। दरवाजे के बाहर एक बड़ी शानदार सी गाड़ी रुक रही थी। हाला की आंखें तहैयर से फैल गई। इनके घर इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया था? और जब गाड़ी से इसकी हाला नुसरत बेगम नीचे उतरी तो हाला को हैरत का एक और झटका लगा। जहां इसकी माँ हुस्न में यकता थी, सफेद रंगत, लंबे बाल, वहीं नुसरत बेगम मामूली सी शक्लो सूरत की थी। कद काठ अच्छा था, मगर जिस तकब्बर के साथ वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर रही थी, हवा में हवा ही हाला का दिल इनके रोब में आ गया। इसी तकब्बर से चलती हुई वो अंदर आकर अपनी बहन के पास बैठ गई। आंखों से ब्रांडेड ग्लासेस उतारते हुए उन्होंने बस मुवर्तन ही अपनी आंखें टिश्यू से साफ की। ये इनकी हाला के घर पहली दफा आमद थी, लेकिन वो आखिरी दफा हरगिज़ नहीं थी। इसके बाद भी वो अक्सर अपनी बहन से मिलने आती रहती थी। जब भी आती पर्स में से चंद नोट निकालकर बड़ी जताती हुई मुस्कुराहट के साथ अपनी बहन के हाथ पर रख देती।
साथ ही नाकंदना निगाहों से घर का जायजा लेती रहती। हाला और नुदरत बेगम इनके एहसान तले दबते चले गए। वो जब भी कोई एहसान करती 10 लोगों में बैठकर इसे गिनवाती जरूर थी। हाला के सर पर हाथ रखती तो कहती, क्या फायदा ऐसी हसीन शक्लो सूरत का जब नसीब ही अच्छा ना हो। मुझे तो लगता है इसका बंदोबस्त भी मुझे ही करना पड़ेगा। नुदरत बेगम एक फीकी सी हंसी हंस कर रह जाती। क्या करती, बेवगी और बुरे हालात ने इन्हें किसी का मुकाबला करने के लायक ना छोड़ा था। हाला एहसास कमतरी का शिकार होती चली गई। हर ख्वाहिश, हर जरूरत पूरी करने के लिए इन्हें हफ्तों तक नुसरत बेगम का इंतजार करना पड़ता। वो आती, चंद रुपए निकाल कर देती और साथ ही एहसान जता देती। इन्हीं एहसानों का बदला उतारने के लिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता जब नुसरत के सामने रखा तो वो हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है नुसरत आपा, हाला भी पढ़ रही है, बच्ची है, वो शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभा नहीं सकती। नुसरत बेगम की बात पर नुसरत के माथे पर बल पड़ गए। मैंने तुमसे तुम्हारी सलाह नहीं मांगी, हुक्म दे रही हूँ, इसे पूरा करो। वैसे भी तुम्हें कब से मशवरे देना आगे बैठे बिठाए इतने अच्छे घर का रिश्ता मिल रहा है। जानती भी हो साथ कहाँ से पढ़कर आया है, क्या माली हैसियत है इसकी। इस किराए के मकान में तुम्हारी बेटी को ब्याहने के लिए कोई शहजादा तो आने से रहा, और जितना पढ़ लिया है काफी है। वैसे भी इसने पढ़ लिख कर क्या करना है, तुम्हारी तरह घर ही बैठना है। नुसरत की आवाज में तकब्बुर था, नफरत थी और कई बरसों की वो हसरत था जो हमेशा अपनी बहन की शक्लो सूरत से महसूस किया करती थी। नुदरत ने खामोशी से सर झुकाकर हाला का हाथ इसके हाथ में थमा दिया और यूं 16 बरस के कम उम्र हाला सात सलमान की दुल्हन बनकर इसके घर आ गई। आंखें बंद करके वो सोने की कोशिश करने लगी और इसमें कामयाब भी हो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था, एक जोरदार आवाज से इसकी आंख खुली। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हड़बड़ाकर इसने उठकर देखा। कमरे में फैली नीलगों रोशनी में अब बंद हो चुकी थी। कमरे में घुप अंधेरा था। कुछ लम्हे तो उसको खुद पर काबू पाने में लग गए। उसका सारा वजूद पसीने में भीगा हुआ था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, वही जोरदार आवाज एक दफा फिर आई। एक घुटी घुटी सी चीख हाला के लबों से निकली। ये आवाज बादल गरजने की थी। बाहर ताबड़तोड़ बारिश बरस रही थी। शायद यही वजह थी कि बिजली बंद हो चुकी थी और कमरे में घुप अंधेरा फैला हुआ था। वो जो शुरू से ही बादलों के गनगरज से खौफजदा हो जाया करती थी, एकदम खुद में सिमट सी गई। अम्मी कहाँ है आप? उसके लबों से निकला। बेख्तियार 2 आंसू आंखों से टूटकर उसके गालों पर फैल गए। बचपन से लेकर आज तक घर में जब भी तेज बारिश होती थी वो सारे काम काज छोड़कर माँ के पहलू में दुबक जाया करती थी। उसे इस मौसम से शदीद खौफ आता था और आज वो एक ऐसे इंसान के कमरे में मौजूद थी जो खुद भी उस मौसम से कम ना था। लेकिन गैर महसूस तौर पर ही हाला सुकड़कर साद के नजदीक हुई। वो शायद खुद को संभालने की कोशिश करती कि एक दफा फिर बादल गरजे और इस बार उनके साथ बिजली भी चमकी थी। हाला के लबों से एक चीख निकली और बेख्तियार ही वो साद से लिपट गई। वो जो गहरी नींद सो रहा था, इस तरह उसके खुद को लिपट जाने पर हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या मुसीबत है। एक पल के लिए तो वो खुद भी घबरा गया, मगर हाला मौसम से डरती उसके साथ लिपटे जा रही थी और साथ ही साथ उसके लबों से घुटी घुटी सी चीखें भी निकल रही थीं। साद के हवास बहाल हुए तो हाला को अपने साथ लिपटता देखकर वो भुना उठा। पीछे हटो, किसने हक दिया है तुम्हें इस तरह मेरे साथ चिपकने का? इंतहाई बेशरम लड़की हो तुम। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए। थोड़ा सा भी अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल है तुम्हें या नहीं? पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ बचकाना समझता था, लेकिन तुम तो बेशरम और बदलिहाज लड़की भी हो। उसे खुद से छुड़ाकर एक जोरदार धक्का देते हुए साद ने उसे बुरी तरह बेइज्जत किया था। वो तो उसके धक्के से ही संभल ना पाई थी। उसके अंदाज पर तो साखत रह गई। साद मजीद भी कुछ कह रहा था। मेरी और तुम्हारी शादी सिर्फ अम्मा जान की जिद का नतीजा है। न जाने क्यों उन्होंने तुम्हारे जैसी बचकाना और बेहया लड़की को मेरे सर पर थोप दिया है। लेकिन ना तो तुम मेरे स्टैंडर्ड की हो और ना ही मुझे तुम अपनी बीवी के रूप में कबूल हो। इसलिए मुझसे किसी किस्म के हकूक़ फ़राइज़ की तवक्को मत रखना। अगर इंसानों की तरह मेरे साथ सोना है तो सो, नहीं तो उठकर कमरे से बाहर निकल जाओ। साद के लहजे में गैर मामूली सख्ती थी। हाला साकत रह गई। वो करवट बदल कर लेट चुका था। बादल बाहर अभी भी गरज रहे थे। बिजली अभी भी चमक रही थी, लेकिन हाला के दिल से अब उनका डर निकल चुका था। उसकी आंखें खुश्क हो रही थीं। सामने लेटे उसके शौहर ने उसे जितना बेइज्जत किया था, एक लम्हे में ही उसका सारा बचपना रुखसत हो गया। आहनत के शदीद एहसास से उसकी गालें सुर्ख हो गईं। खामोशी से तकिए पर सर रख के वो लेटने की कोशिश करने लगी। उसने अपने हाथ में अपना दूसरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। गो के अब उसे बाहर चमकती बिजली और बादलों से खौफ नहीं आ रहा था। खौफ तो उसे अब अपने साथ लेटे साद सलमान से आ रहा था, जो कहने को तो उसका शौहर था, मगर दर हकीकत वो उसका कुछ नहीं लगता था। सुबह उसकी आंख खुली तो कमरे में पर्दों से छन छन कर रोशनी अंदर आ रही थी। उजाला फैला हुआ था। ऊपर से लिहाफ उतारते हुए उसकी निगाह साथ लेटी हाला पर पड़ी। कंबल को अच्छी तरह खुद पर जकड़े वो बेखबर सो रही थी। चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे रात ना जाने कितने खौफ में गुजरी हो। घुंघरियाले बाल उसके चेहरे के अतराफ में बिखरे हुए थे। उस पर निगाह पड़ते रात वाला वाकया याद आया।
غصے کی ایک لہر اس کے اندر جاگی، مگر وہ سر جھٹک کر سلیپرز پہننے لگا تھا۔ فی الحال تو اس کے ذہن میں آگے کا کوئی لاہے عمل نہ تھا۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی ملازمہ چلی آ رہی تھی۔ صاحب، دلہن بی بی کی اماں جان ان سے ملنے آئی ہیں، وہ آپ کو بھی بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر سعد کے چہرے پر ناگواری کا تاثر بکھر گیا۔ اسے کسی قسم کا سسرالی رشتہ نہیں نبھانا تھا، لیکن یہ داماد والا پروٹوکول اسے الجھائے جا رہا تھا۔ وہ صاف منع کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سر ہلا دیا۔ ہاتھ پر گڑی باندھتے ہوئے وہ سخت تاثرات کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک عمر رسیدہ سی عورت بیٹھی تھی۔ سعد انہیں دیکھتے ہی یکدم چونکا۔ وہ چہرے کے نقوش کے لحاظ سے نصرت بیگم سے بالکل مختلف تھیں، بے حد خوبصورت، مگر چہرے کی جھریاں اور بالوں کی سفیدی بتا رہی تھی کہ ان کی زندگی کس قدر مصیبت میں گزری ہے۔ معمولی سا لباس اور پیروں میں سادہ سی چپل، مگر نفاست اور شائستگی ان کے طور و توار سے جھلک رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر سعد نے ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ تو نہال ہو اٹھی۔ سعد کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے اسے یوں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے تو سعد کا بھی دل ڈوب گیا۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میرا بھی ایک بیٹا ہو جو میرا سہارا بن جائے۔ آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی، داماد کے روپ میں مجھے تمہارے جیسا بیٹا مل گیا۔ نصرت بیگم نے آہستگی سے کہا تو سعد لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اماں جان کہاں ہیں؟ اس نے نصرت بیگم کے بارے میں سوال کیا تو نصرت بیگم خاموش ہی ہو گئی۔ میں کافی دیر سے آئی ہوئی ہوں، میں نے کئی بار پیغام بھیجا ہے، لیکن شاید آپا کچھ مصروف ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں بلانے کا کہا۔ حالہ کیسی ہے؟ کل رات بہت تیز بارش ہوئی تھی، وہ گھبرائی تو نہیں؟ وہ ہمیشہ بارش میں بہت بری طرح سے ڈر جایا کرتی ہے۔ تھوڑی سی چھوٹی ہے نا، ابھی تم اس کی کسی عادت پر غصہ نہ ہونا، میں اسے جلد سمجھا دوں گی، نصرت بیگم دبے دبے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ سعد جو یکدم چونکا۔ کل رات تیز بارش ہوئی تھی۔ حالہ کا اس طرح اس کے ساتھ لپٹنا، جس طرح وہ مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو بھینچ رہی تھی، سعد کو ایک دم سے سب کچھ یاد آ گیا، اور اسی لمحے اس کا دل اس پر آشکار ہوا کہ کل رات وہ اس کی قربت کے خیال سے اس کے نزدیک نہیں آئی تھی، بلکہ وہ شدید خوف زدہ تھی۔ پچھتاوے کا ایک احساس سعد کے اندر جاگا، لیکن اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ حالہ کے متعلق کوئی بھی اچھی سوچ وہ اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ آپ بیٹھیے، میں اماں جان کو بھیجتا ہوں، اس نے نصرت بیگم سے چند باتیں کرنے کے بعد کہا اور باہر نکل آیا۔ ملازمہ کو تو اطلاع دیتے ہوئے وہ باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اندر کمرے میں ملازمہ نے نصرت بیگم کو اطلاع دی تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی وہ نفاست سے اپنا میک اپ کر رہی تھیں۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سلمان صاحب نے انہیں تحیر سے دیکھا۔ مجھے تو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ ساری زندگی تم نے سعد کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن اب یکدم تم نے اس کی شادی کر دی ہے، وہ بھی اپنی پسند سے اور اپنی بھانجی سے۔ اب گھنٹہ بھر ہو گیا تمہاری بہن آ کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن تم اس سے ملنے پر تیار ہی نہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ سلمان کی بات پر ایک تلخ سی مسکراہٹ نصرت بیگم کے لمحوں پر بکھر گئی۔ اسفنج میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ سلمان صاحب پر ڈالی۔ اوہ، تو آخر آج آپ کو گھر کے معاملات میں بولنا یاد آ ہی گیا۔ اچھا یاد دلا دیا آپ نے مجھے کہ میں کل اپنی بہو کو بیاہ کر لائی ہوں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ ویسے بھی اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ میں اسے یاد رکھوں، لیکن خیر دیکھتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے۔ ساڑی کا پلو کندھے پر درست کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ سلمان صاحب نے حیرت بھری نگاہ ان پر ڈالی اور پھر اپنے کندھے جھٹک کر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ویسے بھی ان کی دلچسپیاں ہمیشہ گھر سے باہر ہی رہتی تھیں۔ نصرت بیگم نے ایک بے بس نگاہ ان پر ڈالی۔ اس مرد نے کبھی انہیں توجہ نہیں دی تھی۔ وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھیں کہ آخر انہوں نے دوسری شادی کی ہی کیوں تھی، جب انہیں اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ عورتوں کے ساتھ تعلقات تو وہ باہر ہی بنا لیتے تھے۔ شاید سعد کی تربیت اور اس کا خیال رکھنے کے لیے انہیں ایک آیا چاہیے تھی۔ جبھی انہوں نے مجھ سے شادی کی۔ نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے نصرت بیگم نے پرانی سوچوں سے پلو جھڑایا، چہرے پر وہی مسکان سجائی اور کمرے سے نکل آئی۔ ابھی بھی ان کا رخ لاؤنج میں بیٹھی نصرت بیگم کے بجائے حالانکہ کمرے کی جانب تھا، وہ جو بے خبر سو رہی تھی۔ آہٹ پر چونک کر اٹھی تو سامنے ہی نصرت بیگم صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نصرت بیگم کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ وہ گھبرا سی گئی۔ السلام علیکم خالہ، اس نے سلام کیا، مگر نصرت بیگم کے چہرے پر واضح ناگواری پھیل گئی۔ سلام دعا کو چھوڑو، پہلے کام کی بات سنو۔ آج شام کو تمہارا ولیمہ ہے، شہر بھر کے سارے مہمان اکٹھے ہوں گے۔ تمہاری تو اتنی حیثیت نہیں، لیکن ہم لوگ بہت اثر و رسوخ والے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں شام کی تقریب میں کون کون سے لوگ آئیں گے۔ تمہیں وہ سارے احسانات یاد ہیں نا جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیے تھے؟ نصرت بیگم نے اچانک ہی ٹون بدل لی تھی۔ حالانکہ چہرے پر حیرت ہی حیرت پھیل گئی تھی۔ خالہ کی بات کرنے کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھیں وہ تو خالہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نصرت بیگم جھنجھلا گئی۔ ایک تو تم بالکل ہی بچکانہ دماغ رکھتی ہو، مجھے نہ زیادہ سوال جواب سننے کی عادت نہیں۔ اب غور سے میری بات سنو۔ میں نے تمہاری شادی سعد کے ساتھ اس لیے نہیں کروائی کہ تم ٹھاٹھ سے کپڑے جوتے پہن کر اس محل نما گھر میں گھومتی پھرو۔
सारी जिंदगी भीख मांगती तुम और तुम्हारी माँ सड़कों पर आकर मैं हर महीने वो चंद रुपए की मदद ना किया करती तो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे वजूद पर मेरे एहसानात हैं और आज वक्त आ गया है कि तुम उन एहसानात को झुकाओ। हाला सन्नाटे में रहेगी। नुसरत बेगम की आवाज़ में नफरत ही नफरत थी, मगर कुछ पूछने की उसमें हिम्मत ही ना हुई। वो खुद ही अपनी बात जारी रखते हुए बोली थी, आज रात की तकरीब में जब हॉल मेहमानों से कच्चा-कच भरा होगा और साथ स्टेज पर तुम्हारे बराबर आकर खड़ा होगा, मैं चाहती हूँ उस वक्त तुम अचानक जोर से चिल्ला कर कहो कि तुम्हें साथ के साथ नहीं रहना, क्योंकि वो ना मर्द है। वाह, किस कदर बेइज्जती होगी उसकी। उसके चेहरे पर फैलता हुआ वो शिकस्त का तासुर, वो लोगों की मुज़हका खेज निगाहें और उसकी शख्सियत का गुरूर कैसे कैसे पल भर में मिट्टी हो जाएगा। उस मंजर को देखने के लिए तो मैं सालों से तड़प रही हूँ और आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं चाहिए और जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है ठीक ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी आवाज़ तकरीब में शामिल हर शख्स के कानों तक पहुँचनी चाहिए। नुसरत बेगम ने बात मुकम्मल की तो हाला को झटका लगा। वो बेख्तियार बेड से नीचे उतर आई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं साद के खिलाफ इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हूँ? उसने कहा तो नुसरत बेगम तेजी से पलटी। क्यों? तुम क्यों बात नहीं कर सकती? जहाँ तक मैं साद को जानती हूँ, जो चीज़ उसे पसंद ना हो वो उसे हाथ तक नहीं लगाता। और तुम्हारा हुलिया बता रहा है कि कल रात तुम लोगों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं बना, तो फिर एक रात में तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? वो तुमसे शदीद नफरत करता है। उसे तुम जैसी मिडिल क्लास और बेवकूफ़ लड़की नहीं पसंद। उसे फैशनेबल और अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए। तुम बिला वजह उसके पल्लू से लिपट कर क्या करोगी? तुम्हें मैंने इस घर में लाया ही सिर्फ इसलिए है कि जो कुछ मैं कहूँ तुम खामोशी से करो और फिक्र मत करो। मुझे पता है इस रात में ही वो तुम्हें तलाक दे देगा। उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ मुंह बोली रकम मुझसे ले लेना और यहाँ से दफा हो जाना। वैसे भी तुम दोनों को सिवाय पैसों की और किसी चीज़ की ज़रूरत ही कब है? साड़ी के पल्लू को दुरुस्त करती हुई वो जहर खुंद लहजे में कह रही थी, जबकि हाला के ऊपर तो सातों आसमान टूट पड़े थे। उसकी शख्सियत नुसरत बेगम के अल्फाजों ने बुरी तरह मस्क कर दी थी। साथ के साथ उसका कोई ताल्लुक ना सही, लेकिन वो इतनी बड़ी बात कहने का सोच भी नहीं सकती थी। उसके लब फड़फड़ा कर रह गए, क्योंकि नुसरत बेगम ने आगे बढ़कर उसका मुंह दबोच लिया था। किसी किस्म की गलती ना हो, समझी? वरना मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी ही बुरी भी बन सकती हूँ। तुम्हारी माँ बूढ़ी है, मजबूर है। मैं 10 लोगों के बीच में अगर उसके ऊपर कीचड़ उछालूंगी तो हर कोई मेरी बात का यकीन करेगा। वो बेचारी तो सही नहीं पाएगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं वही करूंगी जो मैंने कहा है। अंडरस्टैंड? उंगली से उसे धमकी देते हुए वो कमरे से बाहर निकलती चली गई थी, जबकि हाला का दिल चाहा वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उसे अब तक समझ ना आया था कि हाला ने उसकी शादी अपने अमीर और खूबसूरत बेटे से क्यों की है, जबकि अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। उसकी निगाहों में साद का लहजा और उसका चेहरा घूम गया। शायद वो भी उससे उतनी ही नफरत करता है। उस रिश्ते में दाखिल होकर उसका सिर्फ नुकसान ही हुआ था। दोनों हाथ में अपना चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। घर से निकलते ही साद सलमान बेदहानी में गाड़ी सड़कों पर दौड़ाने लगा। कल शाम तक तो उसने पक्का अहद कर लिया था कि वो 1-1.5 हफ्ते के बाद हाला को तलाक दे देगा। उसकी जहनी सतह किसी भी तरह एक छोटी लड़की से मैच नहीं हो सकती थी। लेकिन सुबह नुसरत बेगम से मिलने के बाद ना जाने क्यों उसका जहन अजीब दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था। गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर रोकते वो आहिस्तगी से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर अब गहरी संजीदगी तारी थी। कब्रिस्तान के अंदर वैसे ही सन्नाटा था जैसा हमेशा हुआ करता था। कब्रों के दरमियान से गुजरता हुआ वो खामोशी से अपनी माँ की कब्र के सामने जाकर बैठ गया। खाली निगाहों से चंद लम्हे तक कुत्ते को देखते रहने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। फातिहा को आनी करके चेहरे पर हाथ फेरे। उसके लबों से गहरी सांस निकली। आप क्यों इतनी जल्दी चली गई? अम्मी जान, जिसको जब मौका मिलता है वो मुझे किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर लेता है। पहले बाबा जान ने मेरा नाम लेकर दूसरी शादी की और फिर अब अम्मा जान। क्या मेरी अपनी कोई हैसियत, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं? वो बेआवाज अपनी माँ से बातें कर रहा था, जिसकी हल्की सी छवि उसके जहन में अभी तक मौजूद थी। कुछ देर तक यूं ही उदासी से वो माँ की कब्र के साथ बैठा रहा और फिर उठकर दोबारा गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी स्टार्ट करके यूं ही दोबारा वो सड़कों पर फिरने लगा। घर जाने का दिल नहीं चाह रहा था। घर का नाम जहन में आता तो हाला याद आ जाती। उसे याद आ जाता कि आज रात तो उसका वलीमा है। हाला के बारे में सोचते ही उसका ध्यान जूनी की तरफ चला गया। एक खुशगवार सी मुस्कुराहट उसके लबों पर दौड़ आई। बेख्तियार ही उसका दिल चाहा कि वो जूनी को देखे। हाला और उसका भला क्या मुकाबला। हाला जहाँ सहमी हुई सी लड़की थी, वहीं जूनी एक शानदार शख्सियत की मालिक थी, जदीद, फैशनेबल और पुरएतमाद। गाड़ी का रुख उसने खुद ब खुद ही अपने ऑफिस की जानिब मोड़ दिया। ऑफिस में वो दाखिल हुआ तो सभी लोग चौंक कर उसे देखने लगे। शादी के अगले दिन ही दूल्हा अगर ऑफिस आ जाए, वो भी वो जो उस सारी कंपनी का मालिक हो, तो सबको हैरत तो होनी ही थी। वो बेनियाजी से चलता हुआ ऑफिस के साथ आकर खड़ा हो गया। जूनी अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसने खड़े होकर साद को सलाम किया। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। जदीद मगरबी लिबास में उसके जिस्म के खदोखाल वाजे हो रहे थे। बेख्तियार ही साद को अजीब सा लगा। ऑफिस में कई मर्द मौजूद थे। उन तमाम मर्दों की मौजूदगी में जूनी को इस तरह के कपड़े पहनने पर कुछ बुरा नहीं लग रहा था।
हालांकि मगरबी लिबास पहनने के लिए ऑफिस में ऐसी कोई शर्त मौजूद ना थी। कई लड़कियां मुकम्मल स्कार्फ पहने मुकम्मल लिबास में भी ऑफिस आया करती थीं। छम से साद के जहन में हाला का तस्वुर उभर आया। वो इमेच्योर जरूर लगती थी, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सी हया थी। ऐसी बेबाकी उसकी शख्सियत का हिस्सा ना थी। साद खामोशी से ऑफिस के अंदर चला गया। जहन दो हिस्सों में बटा हुआ था। वो यूं ही दोनों हाथों में सर टिकाए बैठ गया। दरवाजा खटखटाकर जूनी अंदर दाखिल हुई तो साद ने चौंक कर देखा। वो इस तरह भरपूर अंदाज में मुस्कुराती हुई अंदर आ रही थी। सर, आपको शादी की मुबारकबाद। आपको वैसे आज नहीं आना चाहिए था, जूनी ने कहा तो साद बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। जूनी ने हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज साद के सामने रखा। सर, ये मेरी छुट्टियों का अप्रूवल है, प्लीज इस पर दस्तखत कर दें। जूनी ने कहा तो साद चौंका। छुट्टियां? मगर किस सिलसिले में? दरखास्त पर नजर दौड़ाते हुए उसने जूनी से पूछा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। दरअसल सर, मेरी शादी फिक्स हो गई है मेरे कजन के साथ। वो अमेरिका से अचानक ही वापस आ गया तो बस अचानक शादी रखनी पड़ी। मैं जॉब भी बस 1-2 महीने तक ही कंटिन्यू रख सकूंगी, जब तक मेरा वीज़ा मंजूर नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे भी शादी के बाद अपने शौहर के पास अमेरिका ही जाना है। जूनी ने आम से लहजे में बताया तो साद के सर पर जैसे कोई आसमान टूट पड़ा। वो चंद सानिया तक तो उसे देखता रहा, लेकिन ना जाने क्यों उसे दिल में वो गम महसूस नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था। कुछ देर तक जूनी को देखते रहने के बाद एक गहरी सांस साद के लबों से निकली। उसे जूनी की शादी की खबर से दुख नहीं हुआ था, बस हैरत हुई थी कि वो जूनी जैसा लाइफ पार्टनर चाहता था और जूनी के मुतालिक अपनी बीवी की हैसियत से सोच रहा था, लेकिन उन दोनों के दरमियान तो कभी ऐसी बात ही नहीं हुई थी। आंखें बंद करके सर झटकते हुए साद ने दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। वो यूं ही मुस्कुराते हुए दरख्वास्त उठाकर ले गई। साद को अंदाजा हो रहा था कि मुस्कुराना और तवज्जो वाली निगाह डालना जूनी की शख्सियत का खासा है। वो हर मर्द के साथ ऑफिस में इसी तरह मिलती है। साद ने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया था। कुछ देर तक ऑफिस की रिवॉल्विंग चेयर घुमाने के बाद भी साद के दिल को सुकून ना मिला तो वो खामोशी से वापस आ गया। घर में दाखिल होते ही उस पर फिर से अजीब सी कैफियत तारी होने लगी। कहाँ रह गए थे साद? टेलर तुम्हारा शाम का ड्रेस लेकर आया है, उसे पहनकर एक दफा चेक कर लो कि वो ठीक है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आज की तकरीब में तुम परफेक्ट लगो। आखिर आज का दिन एक खास दिन है। नुसरत बेगम सामने से मुस्कुराती हुई आई थी। उनकी मुस्कुराहट में जरूर कुछ खास था। साद चौंक सा गया। टेलर ने उसके आए हुए कपड़े कमरे में रखवा दिए थे। नुसरत बेगम की हदायत थी कि वो जाते ही उन कपड़ों को पहनकर चेक कर ले। बेजारी की एक तेज लहर साद के वजूद में जागी। अब अपने कमरे में जाते ही हालात से सामना करना होगा। जिंदगी एक ही रात में इतनी बदल गई थी कि उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। न चाहते हुए भी उसने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। बुरे दिल के साथ वो कमरे में दाखिल हुआ। वो सामने ही बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसके चेहरे के तासुरात अजीब से थे। साद चौंका। उस पर नई नवेली दुल्हन वाला कोई असर ना था। उसने जोड़ा अलमारी से निकाल कर पहना था, जो कीमती और खूबसूरत जरूर था, मगर मेकअप के नाम पर उसने कुछ नहीं लगा रखा था। सर झटकते हुए वो अलमारी खोलकर अपने कपड़ों का जायजा लेने लगा। कपड़ों की फिटिंग दुरुस्त थी। फिटिंग चेक करके ड्रेस वापस अलमारी में हैंग करके वो पलटा तो वो उसे ही देख रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आवाज में अजीब पुरस्रारियत थी। साद ने चौंक कर उसे देखा। माथे पर नागवारी के बल पड़े। क्या कहना है? फिर से कोई बचकाना बात होगी, जहन में उसने सोचा, लेकिन वो यकदम लपक कर आगे बढ़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे। आप मुझे तलाक दे दें, उसने कहा। साद को एक जोरदार झटका लगा। अपने मुंह से वो तलाक मांग रही थी, जबकि कल तक वो शादी पर इतनी खुश थी। साद के लब भींच गए। पता भी है कि क्या कह रही हो। तलाक ही चाहिए थी तो शादी क्यों की? बिला वजह अपने साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद की। हम दोनों के दरमियान ना तो कोई जहनी अंडरस्टैंडिंग है और ना ही कभी हो सकती है। तो फिर पहले इनकार कर देना चाहिए था ना, उसने गुस्से से कहा तो उसकी आंसू भरी आंखें झलक पड़ी। मैं और अम्मा इनकार कैसे कर सकते थे? खाला की हर बात हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। सारी जिंदगी उनके एहसानात तले हम लोग दबे रहे हैं। खाना खाने से लेकर स्कूल की फीस अदा करने तक सारा खर्च तो हमारा खाला उठाया करती थी। ये और बात है कि वो चंद रुपए किसी तेजाब की तरह हमारे वजूद पर गिरते थे, लेकिन जब उन्होंने एहसान का बदला मांगा तो इनकार करने की हिम्मत ना अम्मा में थी और ना ही मुझ में। आंसू भरी आंखों को हाथ से साफ करते हुए वो तल्खी से बोली तो साद जनाटे में रह गया। वो तो उसे बच्ची समझता था, लेकिन उसने जो बात की थी उसकी गहरी शख्सियत का पता दे रही थी। वो एक लम्हे के लिए चुप सा हो गया। यानी जबरदस्ती तो उसके साथ भी हुई थी, तो फिर अब तलाक क्यों मांग रही हो? क्या कोई और पसंद है? बिला इरादा ही वो एक कदम आगे बढ़ा, उसके नजदीक हुआ। गहरी निगाहें उसके वजूद का जायजा लेने लगी। ये ख्याल कि वो उसकी बीवी है, इससे पहले क्यों ना आया था? हालांकि उसकी कुर्बत से एक लम्हे के लिए घबरा सी गई थी। तलाक इसलिए क्योंकि आपकी अम्मी ने मुझे कहा है कि आज शाम तकरीब के दौरान मैं सबको ये कहूँ कि आप नामर्द हैं और मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। तब आप गुस्से में आकर मुझे तलाक दे देंगे। मैं इतना सारा तमाशा नहीं कर सकती। बिला वजह किसी इंसान के खिलाफ वो झूठ नहीं बोल सकती जो उसमें है ही नहीं। इसीलिए आप पहले ही मुझे तलाक दे दें। मैं आप बड़े लोगों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती। आंसू भरी आवाज में वो मुश्किल बोल रही थी, जबकि साद के ऊपर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे।
जो कुछ उसने कहा था वो नाकाबिले यकीन था। चंद लम्हे तक उसके अल्फाज को जहन में प्रोसेस करता रहा। क्या मतलब, मेरी अम्मा जानने कि मैं ना मर्द हूँ? ये क्या बकवास है। उसने गुस्सा किया, हालांकि आंखों में खौफ सा उतर आया। मैं सच कह रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कमरे में आकर ये सब मुझे कहा है, और ये भी कि उन्होंने मेरी शादी आपसे करवाई सिर्फ इसलिए थी ताकि मैं आपकी बेइज्जती करूं और फिर उसके बाद मैं और अम्मा बहुत सी रकम लेकर यहाँ से चले जाएं। वो आपसे बहुत नफरत करती हैं। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रो दी थी। शायद ये सब चीजें उसके असाब पर बहुत भारी पड़ रही थी। साद चंद लम्हे तक लब बींजे उसे देखता रहा। नुसरत बेगम उससे नफरत करती थी, ये बात किसी को उससे बताने की जरूरत ना थी, लेकिन इतनी गहरी चाल सच थी या झूठ उसे अंदाजा नहीं हो रहा था। सामने खड़ी हाला पर निगाहें जमाए उसने चबा चबा कर एक लफ्ज कहा, अगर ऐसा है तो तुम ठीक है वही करना जो अम्मा ने तुम्हें कहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से से कहता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। हाला ने बेबस निगाहों से उसे जाते देखा। आज की रात कयामत खेज थी, किसी न किसी का तो दिल टूटना ही था। वो बेदम सी होकर बेड पर गिर गई। कुछ ही देर के बाद ब्यूटिशियन उसे तैयार करने के लिए आ गई थी। बारात की तरह वलीमे का ड्रेस भी शानदार था। ब्यूटिशियन की महारत से किए गए मेकअप ने उसके हुस्न को दो आतिशा कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में तो परेशानी थी। हाला ने मोबाइल उठाकर वक्त देखा, साथ के हिंद से जगमगा रहे थे। तभी दरवाजा खोलकर नुसरत बेगम अंदर दाखिल हुई। तुम जाओ, उन्होंने ब्यूटिशियन और मुलाजमा दोनों का एक साथ इशारा किया तो वो सर झुकाकर बाहर निकल गई। नुसरत बेगम खड़ी हो गई थी। याद है ना, मैंने कहा था। हाला को दोनों कंधों से थामते हुए उन्होंने सख्त लहजे में कहा। हाला ने अपना सर नफी में हिला दिया। मुझसे ये नहीं होगा खाला जान, मैं भला वो झूठ कैसे बोलूं जो साथ में है ही नहीं। आप अगर नहीं चाहती कि मैं साथ के साथ रहूं तो वैसे ही उन्हें कह दीजिए कि मुझे तलाक दे दें, मगर मैं उन्हें भरी महफिल में ना मर्द नहीं कह सकती। अभी उसने इतना कहा ही था कि नुसरत बेगम ने उसका मुंह दबोच लिया। ज्यादा नेक बीबी बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने आज भरी महफिल में साथ पर नामर्दी का इल्जाम ना लगाया तो जिंदगी भर जितने पैसे मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को दिए हैं वो सारे के सारे वापस करने पड़ेंगे। याद रखना, 2 टके की औकात है तुम्हारी माँ की, मेरे पैसे वो वापस किस तरह करेगी? जेल में पड़वा दूंगी मैं उसे। मैं साथ से इतनी नफरत करती हूँ कि तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं। आज उसके झुके सर को देखने की हसरत लिए मैं बरसों से जी रही हूँ। उस लड़के की वजह से मेरी जवानी जाया हुई। सलमान ने मुझसे शादी सिर्फ उस लड़के की खातिर की, इसलिए आज मैं उसे इंतकाम लेना चाहती हूँ और तुम उसमें मेरी मदद जरूर करोगी, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। गुर्राते हुए हाला को हदायत देकर वो कमरे से निकलती चली गई थी। हाला की आंखों में आंसू भरने लगे। कुछ ही देर के बाद मेहमान आना शुरू हो गए। हाला को भी गाड़ी में बिठाकर हॉल में भेज दिया गया। हॉल की तकरीब शानदार थी, कई मेहमान आए हुए थे। दुल्हन बनी हाला को स्टेज पर बिठा दिया गया। साथ भी संजीदा चेहरे के साथ आकर उसके साथ बैठ गया था। हाला ने एक बेबस निगाह उस पर डाली और साथ ने भी पलट कर उसे देखा, जैसे कह रहा हो कर डालो जो करना है। हाला के कदम कपकपा रहे थे। नुसरत बेगम भी उनके सामने खड़ी उसे घूर रही थी, यूं जैसे इशारा कर रही हूं कि जल्दी कहो। हाला ने निगाह उठाकर पूरे हॉल में देखा। अमीर, कबीर और आला लोग कसरत से आए हुए थे। उसकी बूढ़ी माँ भी सामने ही बैठी थी, सादा से हुलिये में। अब अपनी बेटी को सजा संवरा देखकर खुश हो रही थी। जल्दी बोलो नुसरत बेगम, पास आकर उसके कान में घुराई और उन्होंने हाथ से पकड़कर हाला को खड़ा कर दिया। हाला स्टेज के दरमियान में खड़ी थी। मीडिया, फोटोग्राफर्स और सबके मोबाइलों का रुख उसकी जानिब था। शायद दुल्हन कुछ कहना चाहती है। सभी लोग एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे और तभी हॉल की फिजा में लाउड स्पीकर पर एक आवाज गूंजी, अगर तुमने आज रात साद को ना मर्द ना कहा तो तुम्हें और तुम्हारी 2 टके की माँ को सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये नुसरत बेगम की आवाज थी। सारे माहौल पर सन्नाटा छा गया। खुद नुसरत बेगम भी साकत रह गई। आवाज लाउड स्पीकर से आ रही थी। ये वही अल्फाज थे जो उन्होंने आज शाम को हाला को कहे थे। वो सबका सब किसी रिकॉर्डिंग की सूरत में चल रहा था। ये सब झूठ है। नुसरत बेगम का रंग सफेद पड़ गया। साद भी पथरीली निगाहों से उन्हें देख रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ तो उन मीडिया रिपोर्टर्स और सारे लोगों से आ रहा था जो धड़ाधड़ उनकी तस्वीरें बना रहे थे। सलमान साहब एक जानिब से निकलकर सामने आ गए थे। उन्होंने हाथ से मीडिया को तस्वीर लेने से मना कर दिया था। मेहमान माहौल की बदमज़गी को देखकर एक एक करके रुखसत होने लगे। नुसरत बेगम ने साद की बेइज्जती करने का जो ख्वाब सजाया था वो उल्टी ताबीर लेकर आया था। शर्म से पानी पानी होते हुए उन्होंने हाला को देखा। मैं तेरी जान ले लूंगी। 2 कौड़ी की लड़की वो यकदम झपटी थी, मगर अचानक ही साद उनके सामने आ गया था। तमीज से बात करें, बीवी है ये मेरी। साद की बात पर हाला, जो किसी बर्फ के मुजस्मे की तरह मुंजमद थी, यकदम चौंक उठी थी। ये सब कुछ कैसे हुआ था उसे खुद नहीं पता, मगर शायद कुदरत ने उसकी मदद कर दी थी। ठंडे पड़ते वजूद के साथ वो सोफे पर गिरने के से अंदाज में ढह गई। नुसरत बेगम सामने फटी फटी निगाहों से अपनी बहन को देख रही थी, जो उनके मुतालिक ऐसा सोचती थी। उन्हें आज मालूम हुआ था मेहमान रुखसत हो चुके थे। जब चीखती चिल्लाती नुसरत बेगम के सामने सलमान साहब ने आकर उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारा। बस कर दो, कितना करोगी? आज अगर तुम्हारी असलियत मेरे सामने ना आई होती तो ना जाने तुम और कितना नुकसान करती। उनकी आवाज में नफरत थी। साद, नुसरत बेगम और जो करीबी लोग रह गए थे सभी चौंक कर उनकी जानिब देखने लगे।
खुद नुसरत बेगम भी गाल पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। मुझे तो शायद कभी पता ना चलता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साद के कमरे में पैसे उठाने चला गया। वो हमें उस पर हाला का मोबाइल पड़ा था जिसमें ताज़ा की हुई रिकॉर्डिंग मौजूद थी। ना चाहते हुए भी मैंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली। शायद हाला ने अपनी और तुम्हारी गुफ्तगू साद को सुनाने के लिए रिकॉर्ड की थी। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसी औरत अपनी बहन और उसकी बेटी को भी डसने से बाज नहीं आई। ये सच है कि सारी जिंदगी मेरी दूसरी औरतों में गुजरी, लेकिन मैंने तुम्हें एक छत दी, मान दिया, अपने बेटे की माँ बनाया। अगर तुम्हें सब कुछ कबूल नहीं था तो तुम मुझे तलाक के लिए कहती, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? सलमान साहब गोया फट पड़े थे। नुसरत बेगम गाल पर हाथ रख के जोर जोर से चिल्ला रही थी। मुझे नफरत है साद से, इसकी वजह से मेरी दोबारा कोई औलाद नहीं हुई। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सारी जिंदगी मैं अपनी बहन से नफरत करती रही क्योंकि वो शक्लो सूरत में मुझसे अच्छी थी। मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगी। हिस्ट्राई अंदाज में चीखते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सलमान साहब ने मुलाजमों को इशारा किया जिन्होंने उन्हें ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। सभी अपनी जगह शर्मिंदा थे। 2 ही दिनों में सब कुछ कितना बदल चुका था। साद ने पलटकर हाला की जानिब देखा जो मुजस्मे की तरह बैठी थी। आओ चलें, साद ने मुस्कुराते हुए से देखा। हाला चौंक उठी। शायद अल्लाह ने साद के दिल में उसके लिए रहम डाल दिया था और खुशियों भरी जिंदगी उसकी मुंतजिर थी। हाला ने मुस्कुराते हुए साद के हाथ में अपना नाजुक हाथ थमा दिया। नुसरत बेगम खामोश बैठी थी। सलमान साहब अब जाकर उनसे माजरत कर रहे थे, मगर वो शाइस्ता औरत थी। उन्होंने मुअद्दबाना अंदाज में सर हिला दिया। उन्हें सिर्फ हाला की फिक्र थी। सलमान साहब ने उन्हें मुकम्मल तसल्ली दी कि वो नुसरत बेगम को हाला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, मगर उनकी तसल्ली की जरूरत ही नहीं रही थी। घर पहुंचते ही सबको अंदाजा हुआ कि नुसरत बेगम को शदीद दिमागी दौरा पड़ा है। शायद अपनी चाल उलट जाने का सदमा उनसे बर्दाश्त ना हुआ। उन्हें फौरन ही अस्पताल ले जाया गया। साद, हाला, सलमान साहब, नुदरत बेगम सभी परेशान थे उसे एक औरत के लिए जिसने उन सबकी जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की थी, मगर शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। नुसरत बेगम घर तो आ गई, लेकिन हमेशा के लिए उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। दिमाग की एक शरेयान दौरे की हालत में मुतासिर होने की वजह से उनका दिमाग मफलूज हो गया था। वो बस बिस्तर की होकर रह गई थी। सारी जिंदगी हसद और साजिशों के दरमियान पलते पलते वो एक नफ्सियाती मरीजा बन चुकी थी। उन्हें खुद को इस बात का पता नहीं था। हाला और साद अब साथ में बहुत खुश थे। हाला को पाकर साद को एहसास हुआ था कि वो मोहब्बत के लायक है। उन दोनों के खुशियों भरे दिन अब सुकून से गुजरे थे।